नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। रोज की तरह आज भी उर्मिला जी सुबह टहलने के बाद आकर अपनी चाय की प्याली और मोबाइल के साथ छत पर धूप में जाकर बैठ गई। धूप और हवा दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं बगल में पति राम बाबू भी गुनगुने पानी के गिलास के साथ अखबार में आंख गड़ाए बैठे थे। चाय की चुस्की लेते हुए उर्मिला जी व्हाट्सएप पर आए मैसेज चेक करने लगी। तभी किसी ने एक वीडियो फॉरवर्ड किया जिसमें एक जवान आदमी का बस से एक्सीडेंट होता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उर्मिला जी वीडियो देखते ही चौंक पड़ी, मोबाइल बंद कर दी और खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगी। फिर भी घबराहट होने लगी। क्या हुआ, इतनी घबराहट क्यों हो रही है? पति ने कहा। तब उर्मिला जी ने यह वीडियो उन्हें दिखा दिया, जिसे देखकर वह भी चौंक पड़े। हे भगवान, आजकल लोगों में जरा भी संवेदना नहीं बची है। एम्बुलेंस बुलाने और डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय सब वीडियो बनाने लगते हैं। एक बोलकर मोबाइल यह बोलकर मोबाइल उर्मिला जी को दे दिए। एक क्षण सोचने के बाद फिर बोले, अरे उर्मिला, वीडियो फिर से दिखाओ। वह युवक कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उन्होंने एक बार फिर वीडियो देखा और चौंकते हुए कहा, अरे यह तो साहिल है। कौन साहिल? अरे कौन साहिल, क्या विनीता का पति? क्या विनीता का पति साहिल यानी अपना दामाद? यह बोलकर उर्मिला जी ने झट से फोन लेकर वीडियो देखने लगी। तो सच में वह युवक उनका दामाद ही था। देखते ही वो मुंह दबाकर सिसकने लगी और राम बाबू भी सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। फिर जिसने वीडियो फॉरवर्ड किया था उससे पूछा कि वीडियो कहाँ से मिली और कितने दिन पहले का है। तब पता चला कि घटना 3 दिन पहले की है। हे भगवान, 3 दिन हो गए और हमें बताया तक नहीं, पता भी नहीं चलने दिया। यूं सिर पर हाथ रखकर कब तक बैठे रहोगे? चलो जल्दी से बिटिया के पास। उर्मिला जी की बात सुनकर भी राम बाबू ने जब कुछ जवाब नहीं दिया, तब उर्मिला जी ने झकझोरते हुए कहा, अरे अब कैसी नाराजगी, चलो बिटिया का तो संसार उजड़ गया, पता नहीं अब कैसे रहेगी। अब कौन आसरा होगा? चलो चलकर देखते हैं। राम बाबू कुछ देर गुमसुम बैठे रहे, फिर बेटी के घर चल दिए। साथ में उर्मिला जी भी चल दी। राम बाबू जी शहर के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे और विनीता उनकी इकलौती बेटी थी। बेटी विनीता ने जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, तब उन्होंने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। यह बात जब विनीता को पता चली, तब पिता को अपनी पसंद साहिल के बारे में बताया। साथ में ये भी कहा कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और जीवन भर के लिए एक दूसरे का हाथ थामना चाहते हैं। राम बाबूजी बेटी की बात सुनकर काफी नाराज हुए, परंतु जब विनीता ने कहा, पापा प्लीज नाराज मत होइए, साहिल बहुत अच्छा लड़का है, आप एक बार उससे और उसके परिवार वालों से मिल लीजिए। देखिए, अगर आपको नहीं पसंद हुआ तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी और बिना मिले कोई निर्णय मत लीजिए। तब खुद पर संयम रखते हुए कहा, ठीक है, हम उससे और उसके परिवार वालों से कल ही मिलते हैं। परंतु जब लड़का और उसके परिवार वालों से मिले, तब पता चला कि वह दूसरी जाति का है, वह भी उनसे नीची जाति का। तब दोनों पति पत्नी काफी नाराज हो गए और शादी से साफ इनकार कर दिया। यह सब करने और बोलने से पहले एक बार अपने पिता के बारे में नहीं सोचा? मेरा कितना नाम है, रुतबा है इस शहर में। अरे मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, शहर के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, इज्जत है मेरी। देखो तुम इसे भूल जाओ। शहर के बड़े से बड़े लोग रिश्ते जोड़ने के लिए आतुर हैं और तुमने इसे पसंद किया। अरे क्या इसकी औकात है तुम्हें रखने की? तुम्हारी जरूरत पूरी कैसे करेगा? पापा अभी नहीं की, लेकिन हो जाएगी। हम दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं तो अच्छी नौकरी हमें मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिली तो आप हैं ना, आपकी मदद से तो साहिल को अच्छी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, फिर समस्या कहाँ रहेगी। परंतु फिर भी राम बाबू जी तैयार नहीं हुए। इधर साहिल के माँ बाप ने भी साफ साफ मना कर दिया विनीता को अपने घर की बहू बनाने से। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी विनीता की ऊंची जाति और उसके पिता का रुतबा। तो उन्हें डर था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। दोनों अपने माता पिता की राय जानकर बहुत दुखी हुए।
परंतु दोनों ने हार नहीं मानी और एक बार फिर अपने माँ बाप को मनाने लगे। लेकिन जब वे नहीं माने, तब अपने परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिनों तक दोनों माता पिता के सामने नहीं आए, पर जब लगा कि उनका गुस्सा शांत हो गया होगा, तब दोनों माता पिता का आशीर्वाद लेने आए। परंतु दोनों के माता पिता ने आशीर्वाद देना तो दूर, शक्ल तक दिखाने से मना कर दिया। कई महीनों तक दोनों अपने अपने माता पिता को चिट्ठियां, फोन कॉल और दूसरों के हाथ संवाद भिजवाया। माफ कर देने के लिए बोलते रहे, परंतु वे नहीं माने। एक बार साहिल के माँ बाप तो अपने बेटे को स्वीकार करने को तैयार हो गए, पर शर्त यह रखी कि विनीता को छोड़ दो। परंतु इसके लिए साहिल तैयार नहीं हुआ। तब वे भी अपने बेटे से रिश्ता तोड़ दिया। अब जब साहिल और विनीता को लगा कि माता पिता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तब पिता के घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर एक घर किराए पर लेकर रहने लगी, ताकि करीब रहेंगे तो आते जाते मुलाकात होगी। फिर हो सकता है एक दिन माफी भी मिल जाए। अगर मेरे माँ बाप ने अपना लिया तो तब साहिल के माँ बाप भी जरूर मान जाएंगे। लेकिन जब यह बात राम बाबू जी को पता चली, तब वो और नाराज हो गए और उस रास्ते से आना जाना भी बंद कर दिए। संयोगवश एक बार वो कहीं जा रहे थे, तो दोनों बाप बेटी आमने सामने हो गए। पापा को देखते ही विनीता भागकर पास आई, परंतु उन्होंने गुस्से में आंखें लाल पीले कर देखा तो डर के मारे नजदीक नहीं आई और ना ही कुछ बोल सकी। उसके बाद फिर कभी नहीं दिखी। हाँ, कुछ दिनों बाद किसी और से पता चला कि विनीता ने एक लड़के को जन्म दिया है। यह बात जब उर्मिला जी को पता लगी तो उनका हृदय पिघल गया अपने नाती को देखने के लिए। परंतु हर बार की तरह इस बार भी राम बाबू नहीं पिघले और साफ साफ मना कर दिया जाने से। पर आज यह हृदय विदारक घटना देखकर बेटी की प्रति नाराजगी लगभग दूर हो गई। बेटी का घर मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर था, परंतु यह दूरी मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था उनके कदम नहीं उठ रहे। फिर भी जैसे तैसे बेटी के घर पहुंचे तो बेटी सिमट सिकुड़ कर गुमसुम बैठी थी। 2 साल का बच्चा खेल रहा था। विनीता को वैधव्य रूप में देखकर उर्मिला जी का कलेजा फट गया। 3 साल पहले बेटी को देखा था शादी के लाल जोड़े में, और आज सफेद लिबास में देखकर दहाड़े मार कर रोने लगी। माँ बाप को सामने देख विनीता उनसे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। मम्मी पापा, अब मैं कैसे जीऊंगी, किसके सहारे? यह पापा के बिना कैसे बड़ा होगा? सब कुछ उजड़ गया। दोनों पति पत्नी ने बेटी को संभालने लगे। बेटा मत रो, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। तुम्हारा सुहाग इतने दिनों का ही था। बेटी को सांत्वना देते हुए दोनों पति पत्नी ने उसके घर के तरफ नजर दौड़ाई। मात्र एक बेडरूम और उसी में अटैच्ड एक छोटा सा किचन था। बेडरूम भी इतना ही बड़ा था कि एक चारपाई रखने पर बस आने जाने की जगह ही बची थी। इतने बड़े घर में राजकुमारी की तरह रहने वाली मेरी बेटी इतनी छोटे से कमरे में कैसे पिछले इतने साल से रह रही थी और गुजारा कर रही थी, सोचकर ही मन व्यथित हो गया। तभी 2 साल का नाती खाने के लिए रोने लगा। उर्मिला जी रसोई में नाती के लिए कुछ खाने को लाने गई, पर वहां की हालत देखकर दंग रह गई। सारे बर्तन यूं ही खाली पड़े थे। शायद बेटी ने पिछले 3 दिनों से खाना नहीं बनाया था। उर्मिला जी ने मन ही मन सोचा खाना बना देती हूँ, परंतु जब उन्होंने डब्बा खोला तो कुछ नहीं मिला। फिर तुरंत ही सारे डिब्बे एक एक कर छान मारा तो देखा राशन के नाम पर सिर्फ थोड़ा सा दाल चावल था, बाकी कुछ भी नहीं था। यह देखकर उर्मिला जी के कलेजा फट गया। तुरंत घर के बाहर निकले और दुकान से दूध बिस्कुट लाकर नाती को खिलाया। बेटी को भी एक गिलास गर्म दूध पीने को दिया। तब तक बेटी के सास ससुर भी गाली देते हुए घर में घुसे। जिस दिन से यह आफत मेरे बेटे के जीवन में आई है, मेरा बेटा कभी सुखी नहीं रहा। चैन की 2 रोटी नसीब नहीं हुई। अरे बहुत बड़ी डाकन है तू, खा गई मेरे इकलौते बेटे को। अब तक तो आसपास के और लोग भी जमा हो गए, आसपास में खुसुर फुसुर करने लगे। अरे यह तो एक दिन होना ही था। माँ बाप का दिल जो दुखाया था, बद्दुआ तो लगेगी ही। हाँ, इसीलिए तो कहा जाता है कि शादी विवाह कभी भी
सबकी मर्जी से की जाती है। सबके दुआ आशीर्वाद के साथ तभी फलता है। मैं तो बगल में ही रहती हूँ। अक्सर दोनों में लड़ाई होती थी और पिछले कुछ दिनों से तो उसकी नौकरी भी छूट गई थी। बहुत टेंशन में था। मैंने तो यह भी सुना था कि इसका पति डिप्रेशन में था। मुझे तो लगता है जानबूझकर बस के सामने आ गया ताकि इस गरीबी से परिवार को छुटकारा मिल सके। अरे तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ हाँ समझ गई, ताकि कुछ मुआवजा मिल जाए। कुछ इसी तरह की बातें हो रही थी जो उर्मिला जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कान पर दोनों हाथ रखकर भाग गई। कुछ देर तक सांत्वना देने के बाद दोनों पति पत्नी बेटी और नाती को अपने साथ चलने के लिए कहा, पर पति के जाने के गम में डूबी विनीता को कुछ सुनाई नहीं दिया। विनीता कहाँ खोई हो बेटा? अब रोने से क्या होगा? जिसे जाना था वह चला गया। अब यहाँ कोई नहीं है तुम दोनों को देखने वाला, तो चलो यहाँ से। यहाँ से कहाँ चले माँ? अपने घर बेटा। और कहाँ? चलो अब हम साथ मिलकर रहेंगे। हाँ बेटा तुम्हारी माँ सही कह रही है। अब यहाँ क्यों और किसके भरोसे रहोगी? चलो हम सब साथ रहेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। चलो अपने घर चलो। विनीता माँ बाप को एकटक देखने लगी। इधर विनीता के ससुराल वाले जी भर कर भला बुरा सुनने के बाद 2 साल के पोते को उसके हाथ से अपने गोद में ले लिया। ला दे मेरे पोते को, मेरे घर के चिराग को लेकर चले मैं जाऊं मैं। मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, नहीं तो तू इसे भी खा जाएगी। वहीं बच्चा दादी के गोद में जाते ही जोर जोर से रोने लगा। यह देख उर्मिला जी ने तुरंत अपने गोद में लेते हुए कहा, खबरदार इसे अपने साथ ले जाने की बात कही तो। यह मेरा नाती है, यह मेरे साथ रहेगा, हम ले जाएंगे इसे। नहीं यह मेरा पोता है, मेरे घर का चिराग, मेरा वंश। यह आपका कुछ नहीं लगता? अगर ले जाना है तो अपनी कुलच्छी बेटी को ले जाइए, पर पोता को तो मैं ही लेकर जाऊंगी। दोनों के खींचातानी और कहासुनी सुनकर विनीता अपने आंसू पोंछकर उठ खड़ी हुई। खबरदार, आप दोनों में से किसी ने मेरे बच्चे को लेकर जाने की बात की तो यह ना तो आपका नाती है और ना ही आपका पोता। यह सिर्फ और सिर्फ मेरा और साहिल का बच्चा है। यह तो मेरे साथ रहेगा। और हाँ, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। इतना क्यों नाराज हो रही हो बेटा? जो हो गया सो हो गया। अब चलो अपने घर, वहीं हम सब साथ में रहेंगे। कौन सा अपना घर पापा? वही जिसके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए आपने। पापा जो बातें आज आप कह रहे हैं, ना कि हम तुम्हारे साथ हैं। काश यह पहले कहा होता तो आज मैं विधवा नहीं होती। मेरे बेटे के सिर से पिता का साया नहीं उड़ता। हमने कितनी बार फोन किया कि हमें माफ कर दीजिए, पर नहीं, आप अपनी कही बातों पर टिके रहे, हमारी एक नहीं सुनी। राम बाबू चुपचाप सुनते रहे। हाँ पापा, आपने जैसा कहा ठीक वैसा ही हुआ। पिछले 3 सालों में हम कभी सुखी नहीं रहे, और यह इसलिए नहीं कि हमारी कमाई नहीं थी या हमें किसी चीज की दिक्कत थी, बस इसलिए कि हम अकेले हो गए थे। सबने हमसे नाता तोड़ लिया। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर धीरे धीरे हमें समझ आई कि सुखी जीवन के लिए परिवार का साथ होना भी जरूरी है, और इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया। और आप सबसे मिलकर जब आपने एक नहीं सुनी और आप किस हक से पोते को लेने आई हैं। इससे पहले तो आपके बेटे ने कितनी मिन्नतें की, कितनी बार कहा कि हमें स्वीकार कर लो। तब आपने क्या कहा? तुम मेरे लिए मर गए हो। आपने अपने लाडले बेटों को ऐसी बद्दुआ सिर्फ इसलिए दी क्योंकि उसने अपने पसंद से शादी कर ली। जानते हैं, यही सब धीरे धीरे उसके मन में बैठने लगा। वह खुद को काफी अकेला महसूस करने लगा। मेरे लाख समझाने के बाद कि मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों साथ हैं, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसके बावजूद उसे परिवार से, अपने रिश्ते नातों से अलग होने का दुख सताने लगा और धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगा। इसी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई और वह अब कल खुद भी। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या अपनी पसंद से शादी करना इतना बड़ा अपराध है कि उससे रिश्ता तोड़ लिया जाए, बेदखल कर दिया जाए? पापा, जब आपने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा
अपने करियर चुनने का अधिकार दिया तो फिर जीवन साथी चुनने का अधिकार क्यों नहीं? यह बोलकर विनीता हिचकियां लेकर रोने लगी। विनीता की बात सुनकर माता पिता के साथ उसके सास ससुर की भी आंखें नम हो गई। आप सब इस दुख के घड़ी में आए, मुझे सांत्वना दी, यह बहुत अच्छा लगा। परंतु मैं या मेरा बच्चा आप सब में से किसी के साथ नहीं जा सकते। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मेरे हिस्से का संघर्ष है, मुझे ही करना होगा। यह बोलकर विनीता ने हाथ जोड़ लिया। सास ससुर से लेकर माँ बाप भी विनीता की बात सुनकर चुप रह गए, परंतु सोचने को मजबूर हो गए कि सच में यह कोई अपराध तो नहीं था। बस बच्चों ने अपनी पसंद बताई, अपने पसंद के संग जीवन बिताने की बात कही। उन्होंने क्यों स्वीकार नहीं किया? जब बच्चे को पढ़ाई लिखाई के साथ करियर चुनने का भी अधिकार दिया तो जीवन साथी चुनने का अधिकार क्यों नहीं दिया? विनीता की कही एक एक बात चारों के दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट करने लगी। वे अगर कुछ देर और रुकते तो शायद दिमाग फट जाता। सबने विनीता और बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और भारी मन से विदा हो गए। और विनीता चुपचाप अपने बेटे को लेकर बैठी रही और वह अपना जीवन अकेले काटने के लिए दृढ़ संकल्प ले चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।